तो आ गई है आपके सामने क्लास 12th की फिजिक्स, इजीली लेकर आ गया क्लास 12th की फिजिक्स। और आज जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, ठीक है। और इसके अंदर जो अपना सब टॉपिक है, प्यारा सा सब टॉपिक, ठीक है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अपन स्टार्ट कर दे अपनी जर्नी, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो, स्टार्ट कर दीजिए? सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी तो अपन ने सबसे छोटा चार्ज पढ़ा है और मैंने कहा है कि मास को अपन बाजू में रखेंगे, मास के साथ साथ अपन चार्ज को पढ़ेंगे, ठीक है। मास के साथ साथ अपन चार्ज को पढ़ेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, अभी तो अपन बहुत बेसिक की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी वाली प्रॉपर्टी की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, बताया अभी। चार्ज क्या हो सकता है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मास हमेशा कैसा होता है? मास हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। कभी सुना है एक बस है, उसका मास है माइनस, कार है या कोई सब्सटेंस है, कुछ भी है, उसका मास है -200 kg, -10 kg। आज तक कभी भी पूरी मैकेनिक्स पढ़ कर आयो, 11th पढ़ कर आयो, कभी सुना है m = -10 kg? कभी सुना है? नहीं सुना ना। तो मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, लेकिन चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। और बेसिक प्रॉपर्टी, चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में, ठीक है, दो तरीके के फोर्सेस लगते हैं। कैसे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्जन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लाइक चार्जेस की, तो हम पढ़ते हैं लाइक चार्जेस रिपेल, है ना, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट पढ़ते हैं। मास के बीच में सिर्फ एंड सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। दो मासेस एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकते, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो टू masses can only attract each other, can only attract each other। पर चार्जेस में अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों ही लग रहा होता है। ये जो अट्रैक्शन और रिपल्जन है, ये किस फोर्स की बात हो रही है बेटा? ये है कूलम्स फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, कूलम्स फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और यहाँ पे जो अट्रैक्शन का फोर्स है, ये कौन से फोर्स की बात हो रही है बेटा? नोट्स बनाना, नोट्स बनाते जाना, लिख रही हूँ, बोल रही हूँ तो लिखते जाना साथ साथ में, ठीक है। ये कौन से फोर्स की बात हो रही है? बोलो। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर की होती है। और ये क्या है? कूलम्स फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। दोनों में से कौन सी फोर्स बड़ी होती है? बड़े मैग्नीट्यूड की कौन सी फोर्स है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स? पढ़ा है ना फंडामेंटल फोर्सेज में, सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। और उसके बाद किसका नंबर आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, है ना, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इस पे देखो, इस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल आता है, इस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल आता है। मैंने बोला लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक अट्रैक्ट। क्या हमेशा ये होता है क्या? ध्यान से सुनना, स्पेशल केस की बात कर रहे हैं। पहले तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की बात करूं, क्या आपको पता है कि जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस का रेडियस का ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर होता है। और एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटम का जो रेडियस होता है, ये 10⁻10 मीटर, ये इसका ऑर्डर है। यानी कि न्यूक्लियस का रेडियस एटम के रेडियस से 1,00,000 गुना ज्यादा छोटा है। न्यूक्लियस का रेडियस एटम के रेडियस से 1,00,000 गुना ज्यादा छोटा है। यानी न्यूक्लियस बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और उतने छोटे से न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स पीपी रहते हैं। और क्या चार्ज है पीपी पे? पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स पे।
तो अगर मैं बोलूं, और बताओ न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है बेटा? रिपल्सिव होती तो प्रोटॉन रह पाते क्या, अंदर रह पाते क्या? अट्रैक्टिव है तभी तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ठुसे पड़े हैं ना। तो अगर बोला जाए क्या टू लाइक चार्जेस कैन अट्रैक्ट ईच अदर, यस, पर क्या उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? नो। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इसके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे जब मैंने आपको ये बोला कि टू लाइक चार्जेस रिपेल एंड टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ड्यू टू कौन सा फोर्स? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसकी वजह से भैया अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं, तो भैया कोई तो फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है। न्यूक्लियर फोर्स में लाइक चार्जेस, न्यूक्लियर फोर्सेस में लाइक चार्जेस कैन अट्रैक्ट, ठीक है, एक तो ये बात याद रखो, ठीक है, ओके। इसके अलावा इसके ऊपर एक और सवाल आता है, एक और एक्सेप्शन है। अरे बाबू कहां गए? ठीक है, चलो कोई नहीं, आई थिंक वो पेज ही चला गया जहां लिखे थे। हाँ, एक और एक्सेप्शन सुनो बेटा, ध्यान से गौर से सुनो, एक और एक्सेप्शन, ठीक है। मैंने बोला क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से दो लाइक चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या दो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं? नेवर, नेवर। पर नीट के बच्चों के लिए खास तौर पे, ये नीट का जवाब है, सुनना ध्यान से सुनना। एक एक्सेप्शन दिया जाता है, इफ वन, मान लो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, बॉडी का शेप कुछ भी हो, बॉडी का शेप कुछ भी हो सकता है, ये Q1 है, ये Q2 है, बट Q1 जो है वो Q2 से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इनके मैग्नीट्यूड में जमीन आसमान का अंतर है। Q1 काफी बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज है, Q2 काफी छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस काफी कम है, ये काफी एकदम क्लोज रखे हुए हैं, काफी क्लोज रखे हुए हैं। ये जो डिस्टेंस है ये R इज वेरी स्मॉल, R इज वेरी स्मॉल, और दोनों चार्जेस जो है मान लो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कायदे से इनको क्या करना चाहिए था? रिपेल करना चाहिए था। होता क्या है, ये जो Q1 वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये क्या करेगा? Q2 वाले पे कुछ नेगेटिव चार्ज भी इंड्यूस करेगा। हम पढ़ेंगे इसको अगले लेक्चर में कि चार्जेस जो है वो इंड्यूस होते हैं, पर फिलहाल समझने के लिए इतना समझ लो कि जब Q2 पास में रखा होगा, भले उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये Q1 उसके ऊपर कुछ चार्ज इंड्यूस करेगा, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज है, बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस काफी कम है, तो ये नेगेटिव चार्ज इतना सिग्निफिकेंट हो जाएगा, इतना सिग्निफिकेंट हो जाएगा, इतना सिग्निफिकेंट हो जाएगा कि ये बॉडी इस बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। समझ आ रही बात? सवाल सुनना, क्या दो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या ये अट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं, दो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट नहीं कर रहे, लेकिन क्या ये बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं? हाँ, ये बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं। बॉडीज क्यों अट्रैक्ट कर रही हैं? क्योंकि अगर ये चार्ज काफी बड़ा है, ये चार्ज काफी छोटा है, तो ये उस पर जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, डिस्टेंस को कम कर दो, वो इतना सिग्निफिकेंट होगा कि ये दो बॉडीज अट्रैक्ट कर सकती हैं, ठीक है। और यहां पे आपका एक असर्शन रीजन नीट में बन जाएगा, टू बॉडीज कैन अट्रैक्ट ईच अदर हैविंग लाइक चार्जेस, यस देयर इज अ स्पेशल केस, ठीक है। इतनी बात पक्की? ओके, फिर से देखो बच्चे बड़ी, तो लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट पे अभी अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली, ठीक है, स्पेशल केस पढ़ लिया, ओके। एक और बहुत खास बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को अपन कहेंगे चार्ज इज नॉट रिलेटिविस्टिक, चार्ज इज नॉट रिलेटिविस्टिक, ठीक है। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज नॉट रिलेटिविस्टिक, चार्ज इज इनवेरिएंट। मास के साथ ऐसा नहीं है, मास इज रिलेटिविस्टिक, मास इज रिलेटिविस्टिक, मास is not invariant, it is variant। अब इसका क्या मतलब है भाई?
मास को लिखा जाता है ऐसे, देखो m इज इक्वल्स टू एम नॉट नीचे √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। आपको मैम ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? अभी तक तो अपन मास को कांस्टेंट लेकर चल रहे थे। एक बस है, ठीक है, एक बस है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 50 किलोमीटर प्रति, आपने थोड़ी ना बोला कि वो बस का जो मास है वो बीच में चेंज हो रहा है। मैं अगर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपनी बाइक उड़ा दूं हाईवे पे, तो क्या मेरा मास चेंज हो जाएगा? बेटा जो आप 120 किलोमीटर प्रति घंटा बोल रहे हो ना, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से काफी 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 छोटी स्पीड है। ये जो v है ये बहुत छोटा होता है c से, आम तौर पर यह है आम जिंदगी। और क्योंकि ये बहुत छोटा होता है तो जो डिनोमिनेटर है आपका, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर है ये 1 हो जाएगा। v छोटा है, v स्क्वायर और छोटा हो जाएगा c स्क्वायर से, तो डिनोमिनेटर 1, तो m और m नॉट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो m है ये वेरिएबल मास है, ये क्या है, ये है वेरिएबल मास, और ये जो m नॉट है ये है रेस्ट मास, ये है रेस्ट मास। तो बॉडी रुकी हुई अवस्था में उसका मास अलग होता है, बॉडी अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रही है तो उसका मास अलग होता है। अगर इफ v इज वेरी 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 नॉन, बड़ा तो नहीं हो सकता, c से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगर c के आसपास है, क्लोज है, ठीक है, c के क्लोज है, तो उस केस में ये जो m है ये सिग्निफिकेंट हो जाता है, ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। समझ आ रही है बात? ये कहानी मैंने आपको मास के बारे में बताई है। तो मास एक्चुअली रिलेटिविस्टिक है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पीड से चलने वाले ऑब्जेक्ट्स का मास हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन चार्ज ऐसा नहीं है, चार्ज ऐसा नहीं है। मैंने बोला एक चार्ज के ऊपर मैं बैठ जाती हूँ और एक चार्ज के ऊपर आप बैठ जाओ, ठीक है, इसके ऊपर मैं बैठ गई और इसके ऊपर आप बैठ गए, ठीक है, और इस चार्ज को एक्सेलरेट कर दो, दूर फेंक दो, इसको भी एक्सेलरेट कर दो। मैं मान लो आगे जा रही हूँ, ठीक है, आप कहीं और जा रहे हो, चलो आप इधर जा रहे हो, ठीक है, तो क्या आपको अगर मेरे ऊपर 1 कूलम चार्ज है और आपके ऊपर -1 कूलम चार्ज है, तो भैया मेरे को तुम्हारा -1 कूलम भी समझ आएगा और आपको मेरा 1 कूलम भी समझ आ जाएगा, चाहे चार्ज कितनी भी स्पीड से किधर भी जाए। ठीक है, चार्ज कैसा है बेटा, रिलेटिविस्टिक नहीं है, उसका चार्ज 1 कूलम यूनिवर्सली वो कांस्टेंट रहने वाला है। समझ आ रही बात? ठीक है, वो कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, किसी भी स्पेस में जाओ, कांस्टेंट रहने, कितनी भी स्पीड से जाओ कांस्टेंट रहने वाला है। लिफ्ट में बिठा के मेरे को ऊपर फेंक दो, आप बाहर खड़े हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दो, तो ना तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ना ये हाई स्पीड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, और स्पीड, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, कंप्लीटली इनवेरिएंट है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। भैया किसी का नेचर हो तो चार्ज जैसा हो, हवा के साथ ना बदल जाए। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैम हम तो लेजी हैं, हम लेजी रहे क्या, नहीं भैया, अच्छी बात है, अच्छी आदतें अडॉप्ट करो। ठीक है, लेकिन हाँ, मॉरली हमें सही होना चाहिए, और हमें हमारा जो सही नेचर है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, कैसी भी हो, कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए, अगर मेरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को टेस्ट करने की भी बात आ जाए, तो सच्चाई और अच्छाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये था आज का ज्ञान, और याद रखना इस ज्ञान को। ठीक है, आगे लाइफ में काम आने वाला ज्ञान है ये। ठीक है, इसके अलावा चार्ज की और कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर अपन बात कर लें। हाँ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ऊपर जो अभी तक अपन ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है, सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट।
ठीक है। ये सारी इनके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, पहले अपन उसको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन उसको समझ लेते हैं, ध्यान से सुनना। क्या ये सारे चार्जेस पॉसिबल हैं, क्या ये एग्जिस्ट कर सकते हैं? ये चार्ज को देखो जरा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चलो मेरे बताने के पहले जरा सोच लो, क्या लगता है आपको, एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जरा सोच के बताओ। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, क्या ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? भैया ये सबसे छोटा चार्ज है, ये तो एग्जिस्ट करता ही है ना, ये तो करता ही है, तो ये चार्ज एग्जिस्ट करता है, कर सकता है। बात करते हैं चार्ज नंबर बी की, क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है? सबसे छोटे का मतलब क्या होता है कि इससे छोटा एग्जिस्ट ना करे। अगर कोई चार्ज इससे छोटा है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर इससे अगर कोई भी बड़ा चार्ज हुआ तो वो एग्जिस्ट कर सकता है, कर सकता है ना। तो 1.7 यहाँ पे देखो, ये वैल्यूज तो बराबर है, अब जाहिर सी बात है कि 1.7 बड़ा होता है 1.6 से, तो ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, अलाउड है, ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। क्या ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? इसको लिख सकते हैं 1.6, इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर, देखो डेसिमल अगर एक स्टेप आगे चला जाए, या ये भी याद रखना, ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, डेसिमल अगर प्लस एक्स की तरफ जाए, ठीक है, तो माइनस आपको लगाना है पावर में, और अगर डेसिमल माइनस एक्स की तरफ जाए तो पावर में प्लस लगाना है। छोटी बात है लेकिन समझा दे रही हूँ, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं ऐसी छोटी छोटी बातों पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने डेसिमल को इधर भेजा है प्लस एक्स की तरफ, तो माइनस 16 था, प्लस एक्स की तरफ भेजा है, माइनस 1 लगाओ, कितना हो गया ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलम, ठीक है। ये चार्ज, अब अच्छा इसकी बात करो तो ये 2.5 में ही दिया हुआ है, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 27 कूलम। मुझे ये बताओ कि क्या ये चार्ज 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 27 कूलम, क्या ये इस फंडामेंटल चार्ज से बड़ा है या छोटा है? तो बेटा देखो, आपको दिखेगा ये 2.5 तो 1.6 से बड़ा है, पर 10 की पावर माइनस 27, 10 की पावर माइनस 27, 10 की पावर माइनस 19 से बहुत छोटा है बेटा, बहुत छोटा है। 10 की पावर माइनस 27, 10 की पावर माइनस 19 से बहुत छोटा है ना, पता है ना ये बात। जितना ज़्यादा नेगेटिव पावर बढ़ता है वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है। तो ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इससे छोटा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझ आ रही है? इससे छोटा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर बात करी जाए इस चार्ज की, तो 10 की पावर माइनस 17 ये बड़ा है 10 की पावर माइनस 19 से, है ना, बड़ा है, ये 100 टाइम्स बड़ा है। दोनों में कितना डिफरेंस है? 2 का, तो ये 100 टाइम्स बड़ा है, यानी कि ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में और नीट में, दोनों जगह पे, बोर्ड में भी आ सकते हैं और नीट में भी आ सकते हैं, दोनों में आ सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो बेटा, नोट करने का टाइम दिया 1 मिनट का, नोट करो जल्दी जल्दी। हो गया, ठीक है। फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एक और खास प्रॉपर्टी है, ठीक है,
बड़ी खास प्रॉपर्टी है जो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताई, ठीक है। चार्ज if accelerated, charge if accelerated radiates energy, radiates energy of EM spectrum, ठीक है। चार्ज को अगर एक्सेलरेट किया जाए तो वो EM वेव्स, EM स्पेक्ट्रम है पूरा, उसमें से जिस भी फ्रीक्वेंसी का है उसके हिसाब से ये EM स्पेक्ट्रम में कोई भी जो भी EM वेव है ये उसको रेडिएट करता है। मास डज नॉट रेडिएट, मास डज नॉट रेडिएट एनर्जी when accelerated, ये दोनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा। चार्ज अगर एक्सेलरेट हो तो ये EM वेव्स को रेडिएट करता है और मास नहीं करता। ये हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है। तो बताओ जब ये ऑर्बिट में घूम रहा है क्या ये EM वेव्स को रेडिएट करेगा? यहीं पे रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ था, एटम्स एंड न्यूक्लियर चैप्टर में आप पढ़ोगे कि ये रेडिएट ऐसे नहीं करता। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तब रेडिएट नहीं करता, ठीक है, तब उसकी एनर्जी जो है सो वही रहती है। लेकिन अगर ये अपनी स्टेट से किसी हायर स्टेट में चला जाए, ठीक है, तो वो उस हायर स्टेट में अनस्टेबल होता है, फिर वहां पे वो एनर्जी रेडिएट कर वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है। क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है? हाँ जी, ये एक्सेलरेटेड है। ये एक्सेलरेटेड तो है क्योंकि ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है यहाँ पे, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, लेकिन उस एक्सेलरेशन को तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। ये तभी रेडिएट करता है जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो चार्ज EM वेव को रेडिएट करता है, बात सही है। जब वो एक्सेलरेटेड हो, हाँ सही है, पर क्या ग्राउंड स्टेट में? नहीं सही है। कब? जब एक्साइटेड स्टेट में होता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, ये भी एक जनरल प्रॉपर्टी है चार्ज के बारे में, ठीक है। लिख लो, जल्दी से लिख लो, टाइम दे दिया लिखने का, जल्दी से लिख लो। अब हम आ जाएंगे, अब हम बढ़ते हैं, अपने कारवां को अपन बढ़ाएं और पहुंच जाएं मुद्दे पर, जहां पे मैंने आपको बताया था चार्ज की 3 प्रॉपर्टी जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है और जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिविटी, ठीक है। एडिटिविटी, किसी सिस्टम में एक कोई बॉडी है, इधर इस कोने पे 2 कूलम का चार्ज है, इस कोने पे 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है, इस पे x कूलम का चार्ज है। मैंने कहा पूरी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज जो है वो 10 कूलम है। बड़ा सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो बताओ भैया x की क्या वैल्यू है? तो आप क्या करोगे? 1 + 2, ठीक है, 1 + 2 + x, 1 + 2 + x बराबर 10। तो यहां से x कितना आ जाएगा? 10 - 3 7 कूलम, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ाते हैं, इसके ऊपर यहां पे -1/2 कूलम है। अब बताओ x कितना है? ये तो फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। और अब टोटल चार्ज मान लो कि -10 कूलम है, तो बताओ x कितना है? तो आप लिखोगे 2 + -1/2 + x + 1 बराबर -10। निकालो, ये क्या हो जाएगा? 2 में से आधा चला गया, 1.5 और 1 कितना हो गया? 2.5। तो x बराबर -10 और -2.5, तो -12.5 कूलम,
ठीक है, इसका मतलब ये कि एडिटिविटी को आप कैसे लिख सकते हो, जो टोटल चार्ज है Q टोटल, ठीक है, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो टोटल चार्ज है ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये सम ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, माइनस सम ऑफ ऑल नेगेटिव चार्जेस। अगर मान लो मैंने इसमें कहा होता -5 कूलम का भी एक है, इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों में से इन दोनों के सम को माइनस कर दो, सिंपल लॉजिक है, इसको एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं, है ना। इसमें कोई ज़्यादा कहानी नहीं है, सिंपल है, बहुत बेसिक है, ज़्यादा कहानी इसमें है नहीं, एडिटिविटी, ठीक है। बात करते हैं अब हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, किसकी बात करेंगे अब, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। कंजर्वेशन का मतलब है कि चाहे जो रिएक्शन लेनी हो ले लो, ठीक है, कोई फिजिकल रिएक्शन लेनी है, कोई केमिकल रिएक्शन लेनी है, या फिर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन लेनी है, जो भी रिएक्शन लेनी है ले लो भाई, ले लो। चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सिस्टम कैसा, आइसोलेटेड, सिस्टम कैसा, आइसोलेटेड। क्या मैं बात कर रही हूं यहाँ पे, इसके बाहर अगर 10 कूलम का चार्ज रखा है, ये भी ऐड करेंगे क्या, नहीं, ये ऐड नहीं करेंगे, इसको आइसोलेट करेंगे, इसके बारे में, इस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे जब रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल रिएक्शन, पेन को बालों में घिसा मैंने, बाल चिपक रहे हैं क्या, चिपक रहे हैं, मेरे को नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा हो तो पता नहीं, ठीक है। तो फिजिकल रिएक्शन, डायरेक्ट फ्रिक्शन से अपन ने चार्ज को इधर उधर दे दिया, तो भी इस पेन के ऊपर जो चार्ज है, इस बाल के ऊपर जो चार्ज है, टोटल जो चार्ज पहले था और बाद में था, सम उतना ही होगा। केमिकल रिएक्शन, भर भर के रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है, भर भर के रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है, बिना चार्ज बैलेंस के पढ़ा है क्या, करते हो ना चार्ज बैलेंस। न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे देखो एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, अरे पता है क्या, पता है ना इलेक्ट्रॉन, और उसका एक एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, ठीक है, दोनों का नेग्लिजिबल मास होता है, चार्ज ऑपोजिट, पॉजिट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, मास दोनों का नेग्लिजिबल है, एक का नेगेटिव चार्ज और एक का पॉजिटिव चार्ज है, इनको मिलाकर बनती है गामा रेडिएशन, एनहाइलिएशन रिएक्शन कहते हैं इसको। क्या बनती है, गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन कैसी है, न्यूट्रल है, कैसी है, न्यूट्रल है। इन दोनों का बिफोर रिएक्शन टोटल चार्ज 0, कितना बना, 0। क्या कंजर्वेशन मास फॉलो करता है क्या, इज मास ऑल्सो कंजर्व्ड, क्या इज मास ऑल्सो कंजर्व्ड। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, कौन सी रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस की अगर बात करी जाए, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस की अगर बात करी जाए, तो वहां पे आप ये पढ़ते हो E = डेल्टा MC स्क्वायर। मास डिफेक्ट एक टर्म होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मास कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नहीं कह सकते कि मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है, मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये अपन नहीं कह सकते। न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा हर जगह ट्रू नहीं है, लेकिन चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये हम कह सकते हैं, ठीक है, ओके। हाँ तो बच्चा पाड़ी, अब जो हमारी बेहद खास, बेहद इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी रह जा रही है, जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी को प्रूफ किया था R.A. मिलिकन ने,
ठीक है, आप जैसे केमिस्ट्री में आपने क्लास 11th में मेरे हिसाब से पढ़ा है ना, प्लैंक्स थ्योरी आपने पढ़ी है कि जो लाइट है, रेडिएशन है, वो एक कंटिन्यूअस वेव नहीं है, वो कुछ एनर्जी के पैकेट्स को मिलाकर बनी है, डिस्क्रीट है। इसका मतलब ये, जब हम रेनबो देखते हैं, अपन विबग्योर देखते हैं, विबग्योर देखते हैं, है ना, रेनबो देखते हैं, विबग्योर अपन देखते हैं, तो अपन को 7 कलर्स दिखते हैं और कंटिन्यूअस बैंड में दिखते हैं। एक कलर से चिपका हुआ दूसरा कलर है, दूसरे कलर से चिपका हुआ तीसरा है, चिपके हुए कलर्स हैं। बट अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखो तो इन दोनों कलर के बीच में कोई ब्लैक बैंड होगा। कलर एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है बेटा। ये वॉयलेट कलर एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है और उसके तुरंत बाद दूसरी एनर्जी नहीं लग जाती, बीच में खाली स्थान होता है जो ब्लैक दिख रहा होता है। ऐसे ही हर कलर को सेपरेट कर रही है एक ब्लैक बैंड, यानी ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस नहीं है, ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट। ठीक है, ऐसे ही एक बॉडी थी ए, एक बॉडी है बी, बिल्कुल आइडेंटिकल बॉडीज हैं, सेम टू सेम आइडेंटिकल बॉडीज हैं, आइडेंटिकल। ठीक है, बिल्कुल सेम मटेरियल के बने हैं, सेम शेप है, सब कुछ सेम है। फर्क बस इतना है कि इसके ऊपर 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और इसके ऊपर 20 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे। इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके ऊपर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको अपन ने टच किया, ठीक है, थोड़ा सा टच किया और टच करके अलग कर दिया। फाइनली इसके ऊपर कितने होंगे और इसके ऊपर कितने होंगे? यहाँ पे 2 प्रिंसिपल लगेंगे बेटा, 2 प्रिंसिपल लगेंगे। फाइनली क्या होगा? बिल्कुल आइडेंटिकल है ना। चार्ज कंजर्वेशन भी लगेगा, सिमेट्री भी लगेगी, दोनों पे 20 और 10 मिलाओ 30 हो गए। टच करके अलग करोगे ना, जब इनको टच करके अलग कर दोगे तो 15-15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बराबर बंटवारा होगा इलेक्ट्रॉन्स का, बराबर बंटवारा हो जाएगा, 15-15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बिफोर 30 थे और अब 15-15 है, बराबर ही है, कंजर्वेशन लग गया और सिमेट्री की वजह से चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुए। ठीक है, बॉडी में एकदम सिमेट्री थी। क्वांटाइजेशन का क्या काम है यहाँ पे? क्वांटाइजेशन से क्या मतलब है, इतनी कहानी बता दी। जब इलेक्ट्रॉन गया होगा तो कहां से कहां को गया होगा? बी से ए को गया होगा, बी ने ए को इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इसके पास ज्यादा थे, पर वो इलेक्ट्रॉन कैसा देगा? एक झटके में 5 इलेक्ट्रॉन दिए ना, 10 से 15 हो गए, एक झटके में 5 दे लो, ठड़ा 5 गए ना। पहले एक इलेक्ट्रॉन गया टड़क, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गया टड़क, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन गया टड़क, चौथा और पांचवा, एक एक करके गए। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3, कंटिन्यूअस फ्लो नहीं हुआ। चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। क्या बोल सकते हैं? क्वांटाइजेशन फिर से देखो, क्वांटाइजेशन, ठीक है, चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू दी अदर, from one body to the other in discrete manner, in discrete manner and not continuously, and not continuously। समझ आ रही है? ये क्वांटाइजेशन का मतलब होता है। ठीक है, अब मैंने बोला बी ने, ठीक है, बी ने ए को इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, बी ने ए को इलेक्ट्रॉन दिए। कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 5 इलेक्ट्रॉन दिए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए थे ना दोनों पे, लास्ट में याद है, दोनों पे 15-15 हो गए थे। तो बी ने ए को इलेक्ट्रॉन दिए, अरे भाई मिट जाओ, ठीक है, दोनों पे लास्ट में 15 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। 5, तो टोटल कितना चार्ज बी ने ए को दिया? चार्ज ट्रांसफर टू ए, इस एग्जांपल में चार्ज ट्रांसफर्ड टू ए, चार्ज ट्रांसफर्ड टू ए
Q चार्ज दिया, Q से अपन चार्ज को सिंबलाइज करते हैं। आपने लिखा 5 इलेक्ट्रॉन दिए, टोटल चार्ज कितना दिया? क्या इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? एक पार्टिकल है। चार्ज कितना दिया? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ना? इलेक्ट्रॉन पे E बराबर चार्ज होता है। अपन लिखेंगे 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो फॉर्मूला अपना बना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इसको आप कह सकते हो ये अपना फॉर्मूला फॉर क्वांटाइजेशन हो गया, Q इज इक्वल्स टू NE। अब जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना? तो मान लो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया, एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है? तो जो Q है वो प्लस NE या माइनस NE के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है? प्लस NE मतलब इसके ऊपर प्लस NE और माइनस NE मतलब इसके ऊपर माइनस NE। तो प्लस माइनस NE ये आपका क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है। समझ आई इतनी बात? ये आपका क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है। क्या ऐसा हो सकता है, ध्यान से सुनना, और ये बड़ा मतलब अगर इसका जवाब आपको नहीं आया तो रोडीज देखा है आपने? रोडीज वो वाला सैल्यूट है, सुनना। B ने A को 5.2 इलेक्ट्रॉन दिए, एक स्टेटमेंट। B ने A को 1/3 इलेक्ट्रॉन दिए, B ने A को 2.5 इलेक्ट्रॉन दिए। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 2.5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन और फिर आधा इलेक्ट्रॉन, ठीक है? 1/3 0.3333। क्या ये केसेस पॉसिबल है? बेटा क्वांटाइजेशन में n एक इंटीजर है, इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। तो n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। इंटीजर है, समझ आ रही बात? 1 2 3 4 होगी। n की वैल्यू आधा, 1/3, ठीक है? ये सब नहीं होगी। आधा, 1/3, 1/4 ये सब नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, आधा एटम नहीं जाता, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, ठीक है? या आधा छोड़ो ना, उसका एक फ्रैक्शन भी नहीं जाएगा। समझ आ रही है बात? तो जाएगा तो पूरा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब बच्चों ने पूछा अच्छा मैम तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? आप तो आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहे हो। आयोनिक बॉन्ड में पूरा इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ओ भाई सुनो, अपन ट्रांसफर ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ चार्ज की बात तो करी नहीं अपन ने। मैंने कहा एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज गया है, टॉपिक ही ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, तो पूरा चार्ज जाएगा ट्रांसफर में, है ना? आधा इलेक्ट्रॉन नहीं खिसकेगा। और ये इंटीजर है। मैम n0 हो सकता है क्या? n0 होने का क्या मतलब बताओ? n0 होने का मतलब क्या? चार्ज ट्रांसफर हुआ, a से b को चार्ज गया, नहीं गया? n0 कर दो, q0, नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज। पढ़ क्या रहे हो? पढ़ रहे हो ट्रांसफर ऑफ चार्ज ना। चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर हुआ है तो n क्या होगा? 1 2 3 4 5 जो लेना है, ठीक है? उसके हिसाब से। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्वांटाइजेशन पे किस तरीके के सवाल आते हैं, क्वांटाइजेशन पे किस तरीके के सवाल आते हैं इसको जान लो, ठीक है? एक फॉर्मूला है, इसको अच्छे से समझ लेना। म्यू इज इक्वल्स टू m अपॉन बड़ा वाला मास बराबर n अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है? ये जो म्यू है ये कहलाता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? ये जो m है ये कहलाता है गिवन मास, ये जो n है ये कहलाता है नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जो भी, ठीक है? ये जो Na है ये कहलाता है एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर,
ठीक है, एवोगैड्रो नंबर ये कहलाता है। ओके, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब पॉइंट ये है कि इसका क्वांटाइजेशन से क्या लेना देना। सवाल देखना, पहला सवाल आपको बोला है कि एक कप है, इस कप में पानी है, ठीक है, ये कप है, दिख रहा है कप जैसा, इस कप में वाटर है, लगभग 250 ग्राम इसमें H2O है। तो इस H2O के अंदर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा बताओ। समझ आ रही बात? H2O के अंदर टोटल नेगेटिव चार्ज बोले तो उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है पहले तो वो पता करोगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो पता करते हो, वो है पता आपको, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको E से मल्टीप्लाई करना है। पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, 250 ग्राम मतलब आपको ये दिया हुआ है, 250 ग्राम का क्या मतलब है, 250 ग्राम मतलब आपको ये छोटा वाला m दिया हुआ है, ठीक है। आप लिखोगे इस फॉर्मूले में m बराबर 250 ग्राम, ठीक है। मोलर मास बताओ वाटर का कितना होगा, हाइड्रोजन का मास 1 सो 2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, तो ये हो गया 18। अब आपको ये पता करना भैया H2O के टोटल इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है, 250 ग्राम के अंदर H2O के कितने मॉलिक्यूल आते हैं, तो n आपको नहीं पता, तो आप ये फॉर्मूला यहां से लगाओगे तो आपको मिलेगा n बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो यहां से आप निकालोगे n की वैल्यू, गिवन मास कितनी है 250 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास आपका 18 हो गया था, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। एक रफली एक आंसर निकाल के देखते हैं, 6 3 ज़ा 18 होता है, यहां से इसको सॉल्व करना शुरू करो, 3 8 ज़ा 3 3 ज़ा 0.33 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 23। ये तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं ये तो अभी वो आया है। इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की अगर बात करी जाए तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन के 8, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए। इस पूरी वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 83, ये हो जाएगा 83.3 इंटू 10 की पावर 24 आ जाएगा। अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है, टोटल चार्ज निकालना था, NE करना बाकी है। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, 83.3 इंटू 10 की पावर 24, ठीक है, इसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ऐसे आते हैं क्वांटाइजेशन पे क्वेश्चंस। एक और सवाल सुनो, सॉरी, एक और सवाल सुनो भैया, 2.5 मोल्स हैं O2 के, 2.5 मोल्स हैं O2 के, बताओ इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है ये बताओ। जितना टोटल नेगेटिव होगा उतना ही टोटल पॉजिटिव होगा, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब मोल्स वाली बात हो गई, तो ये जो फॉर्मूला था म्यू बराबर m/m इज इक्वल्स टू n अपॉन na, क्या लगाना है, ये वाला लगाना है। म्यू पता है आपको, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ये क्या आ जाएगा म्यू इंटू Na, ठीक है। ये वैल्यू क्या आएगी, ये आएंगे नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। कितना आ जाएगा, सिंपल 2.5 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। अब एक O2 मॉलिक्यूल के अंदर, इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 और 2 है, 2 एटम है ना ऑक्सीजन के, तो कितने हो गए 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन है एक O2 के मॉलिक्यूल के अंदर। अब टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये जो पूरा वैल्यू है
2.5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये वैल्यू। इसको पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये कूलम्स में आएगा पूरा आंसर, टोटल नेगेटिव चार्ज, और उतना ही क्या होगा, उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज भी होगा, उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज भी होगा। इस तरीके के सवाल आते हैं क्वांटाइजेशन पे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये आपका रामबाण इलाज है, ये फॉर्मूला याद कर लो, क्वांटाइजेशन के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलो इसी के ऊपर बहुत बेसिक, बहुत जनरल, अरे बहुत बेसिक, बहुत जनरल एक सवाल, ठीक है। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स को मिला दो ताकि 1 कूलम चार्ज बने, कितने इलेक्ट्रॉन्स को मिला दिया जाए ताकि 1 कूलम चार्ज बने, ये पूछा जा रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को मिला दिया जाए 1 कूलम चार्ज बनेगा। Q इज इक्वल्स टू NE लिखो, चार्ज बनना चाहिए 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होती है। आ गया, लो आ गया, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 लिख दिया, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को 1/1.6 सॉल्व करना नहीं आता, समझ लो बात, ठीक है। डेसिमल हटाओ, 10 जाएगा, 10 की पावर 19 ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे 16, नीचे अगर 16 मिले, 16 का मतलब होता है बेटा देखो, 16 का मतलब 4 चौके 4, ठीक है। यानी कि एक 4 को 25 से मल्टीप्लाई करना, दूसरे 4 को भी 25 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यानी 625 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे अपन को क्या करना है, 625 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर भी वही करोगे ना बेटा, अपने मन से थोड़ी ना सिर्फ नीचे करोगे, ऊपर भी करना पड़ेगा। ऊपर भी 625 से आप फिर मल्टीप्लाई करोगे। जब ऊपर 625 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से, नीचे बनेगा 4 इंटू 25 100, 4 इंटू 25 100, 100 इंटू 100 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 मतलब 19 में से 4 कम कर दो तो 15, और एक ये 10 था, 10 की पावर 16 बनेगा, 10 की पावर 16 और ये 625, ठीक है। डेसिमल यहाँ है, कुदाओ 1 2, कहाँ गया, -x की तरफ, तो पावर प्लस, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तब जाके 1 कूलम का चार्ज बनता है। 10 की पावर 18 ह्यूज, बड़ा, बहुत बड़ा नंबर है बेटा ये। 10 की पावर 18, अगर इतने पैसे तुम्हारे या मेरे बैंक में हो जाएं, शायद अपन अंबानी के, बहुत सारा, मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत ही बड़ा नंबर है। बस इतने पैसे चाहिए बैंक में, है ना, यही सपना है क्या। काबिल बनो बेटा, काबिल बनो, सब हो जाएगा, जो चाहते हो सब हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसीलिए क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर है तब जाके 1 कूलम बनता है। तो आमतौर पर जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो, सॉल्व कर रहे होते हो क्वेश्चंस, तो आपको कूलम्स में चार्ज 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम, मिली कूलम, ठीक है, नैनो कूलम, इनमें चार्ज की वैल्यूज दी होती है। ज्यादातर आप देखना क्वेश्चंस में माइक्रो, मिली, नैनो कूलम्स में चार्ज की वैल्यू दी होती है, सीधे कूलम में नहीं दी होती, बिकॉज कूलम इज रिलेटिवली अ लार्ज यूनिट फॉर चार्ज। कूलम इज रिलेटिवली अ लार्ज यूनिट फॉर चार्ज। नोट कर लो फटाफट, जल्दी से नोट कर लो ये सब। मेरे हिसाब से जो भी अभी तक मैंने बोला है सब चीजें आपने नोट करी होंगी, कर ली। कर ली, बोलो। शाबाश, अगर कर ली तो शाबाश। अब बहुत खास बात, जब भी क्लास जाती है तो डीपीपी जाता है। तुम्हारे सवाल होंगे, हमारे जवाब होंगे। पूछो, बहुत सारा पूछो, रोज पूछो, खूब सारा पूछो, ठीक है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि पूछने का क्या मतलब होता है। पूछने का मतलब ये है, जैसे बैंकों के बाहर लाइन होती है, कैश लेने के लिए लाइन लगी हुई है। पहला बंदा कैश लिया, चला गया, फिर दूसरा आया, दूसरे ने कैश लिया, चला गया। वो कैश, वो जवाब है जो हम देंगे, ठीक है। पर भैया पहले लाइन में खड़े तो हो जाओ। तो अगर सवाल आता है तो पूछो, पर जब हम सवाल पूछेंगे तो जवाब आपको देना है। डीपीपी मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, है ना। साल की शुरुआत है, अभी से सॉल्व करना शुरू कर दो, लगाना शुरू कर दो।
जो भी डे ऑफ द टाइम पे लगता है यार ये मेरा मनपसंद टाइम है, इसमें मेरे को बड़ा मजा आता है पढ़ के, और नहीं आता तो कोई तो ऐसा टाइम होगा कि जहां पे बुद्धि लगती होगी पढ़ाई में, उस टाइम को चूज करो, डीपीपी सॉल्व करो, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट बट रेगुलर प्रैक्टिस विल मेक यू अल्ट्रा परफेक्ट, ठीक है। तो बेटा याद रखना, भूलना मत, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस will make you ultra परफेक्ट, ठीक है। तो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी है बेटा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने का बोल दिया तो यार मैम आज नहीं कल कर लूंगा, कल प्रैक्टिस करूंगा, कल नहीं यार 2 दिन बाद और कर लूंगा। ये रेगुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा खेला इस रेगुलर का है। ये करोगे तब सारी गारंटी हम लेते हैं, ये नहीं करोगे तो सारी गारंटी तो नहीं ले पाएंगे यार, झूठ क्यों बोलूं, है ना। तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, डीपीपी मिलेगा उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो भैया चार्ज के बारे में सारी कहानी सबको जान लिया। फ्रैंकलिन के बारे में मैंने आपको बताया था। ऑब्जर्वेशन से भैया फिजिसिस्ट बन गए, मैथ्स में पुअर थे, बन गए ना, जो चाहते थे वो कर लिया, डेडिकेटेड थे, हार्ड वर्किंग थे, ठीक है। तो सीखो, कुछ लोग लेगेसी छोड़ कर गए हैं, कुछ लोग रिसोर्सेज दे रहे हैं। आज से कुछ साल पहले क्या होता था, मोटिवेशन कैसे आता था बच्चों को, जब हमने पढ़ाई करी थी पहले तो लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता था, कोई भेदभाव, सच बता रही हूँ, जब मैंने पढ़ाई करी थी तो अगर मतलब चेयर कुर्सी मुर्गा मुर्गी सब बनते थे यार, सब बनते थे, हम भी बनते थे, लड़के भी बनते थे, लड़कियां भी बनती थी। तो वहां पे क्या होता था, पता था कि पिटेंगे, अच्छे से पिटेंगे, मतलब धो के पिटेंगे, तो अपन को ना मतलब मोटिवेशन आ जाती थी डर के मारे, और हम कर लेते थे काम। ये बात सही है कि ये कोई तरीका नहीं है पढ़ाने का, ठीक है, लेकिन फिर हमें ये बात भी समझनी है कि सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि अब कोई पनिशमेंट जैसी कोई चीज रह नहीं गई है ना। सीबीएसई बोर्ड कह लो, आपके माँ बाप कह लो, आपके टीचर्स ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, बेटा जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी है। तो अब आपको जरूरत है सेल्फ मोटिवेशन की, अब सेल्फ मोटिवेशन ना, ये ऐसा मत करना कि भैया लगे आज टेड टॉक्स देखेंगे, आज टेड टॉक्स देखते हैं, चलो आज इलॉन मस्क को सुनेंगे, हाँ मोटिवेशन आ गया। भाई आप उसको सुनने में भी तो टाइम वेस्ट ही कर रहे हो ना, कहीं ना कहीं तो टाइम अपना वेस्ट। उसको सुनने से ज्यादा अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो ना। क्या आपको नहीं पता कि आपको अच्छे नंबर लाने के लिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए किसकी जरूरत है? क्या नहीं पता? बोलो, क्या नहीं पता? पता है ना। तो सेल्फ मोटिवेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि लोगों की बातें सुनकर, अच्छी बात है, फॉलो करो लोगों को, अपने जिनको आप लेजेंड समझते हो उनको फॉलो करो, लेकिन ये नहीं कि बस उनको दिन भर सुने जा रहे हैं, फैन बन के, फैन पेज खोल के, मतलब ये सब नहीं बेटा, ये सब नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि खुद को झकझोड़ो, अंदर से अपनी आत्मा को बोलो, यार बोलो, मुझे कुछ बोलो, है ना। और सेल्फ मोटिवेशन से पढ़ाई करो। आज हमने क्लास 12 के पहले चैप्टर का पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज फिनिश किया है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसके अंदर आता है? मैंने कहा था बहुत खास बातें मैं आपको बताने वाली हूं एंड में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है ये भैया? ये फिजिक्स की ब्रांच है, ये है ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम चार्ज के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, इन विच वी स्टडी behavior of charge and properties related to it when it is at rest। तो चार्ज को रेस्ट में मानकर उसके बारे में सब कुछ जानना, उसका इतिहास, भूगोल, सब कुछ जानना, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में है। मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में आप चार्ज को रेस्ट पे मानकर सब कुछ पढ़ने वाले हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके 2 चैप्टर आते हैं, 1 और 2, ये एक यूनिट बनती है। आई बात समझ में? बोर्ड्स में इसका जो मार्क्स, मैं आपको मार्क्स भी बता देती हूँ। बोर्ड में लगभग 8 मार्क्स के, ये दोनों चैप्टर मिलाकर 8 नंबर के आते हैं। 70 में से 8 नंबर का ही चैप्टर आता है, पूरा यूनिट जो है 8 नंबर का आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब मैंने आपको कहा था, मैं आपको कुछ और बातें भी बता दूंगी।
ये है थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान, उस टाइम पे मैं आपको नहीं बताना चाहती थी, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको पढ़ो। ये क्या है? नॉट इन सिलेबस। ये क्या है? नॉट इन सिलेबस। ठीक है, क्वार्क्स। तो मैंने आपको बताया था 6 टाइप है ना, और 6 एंटी क्वार्क। यहां तक पहुंचना काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 6 टाइप में UCT, ठीक है, ये आपके 3 है, UCT 3 है, और UCT के अलावा 3 और हैं, DSB। U का मतलब है अप, C का मतलब है चार्ज, चार्ज हो गया, चार्म। ठीक है, T का मतलब है टॉप, या इसको ट्रुथ भी बोलते हैं। D का मतलब है डाउन। ठीक है, S का मतलब है साइडवेज, या इसको स्ट्रेंज भी बोला जाता है। ठीक है, और B का मतलब जो होता है ये है बॉटम, इसको ब्यूटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ब्यूटी भी बोलते हैं। ये जो UCT है इन सब के ऊपर +2/3E इतना चार्ज होता है, और ये जो DSB है इन सब के ऊपर -1/3E इतना चार्ज होता है। ठीक है, ये जो नाम है, मैंने कहा था ना कि ये जो जेलमान करके जो व्यक्ति थे, जेलमान, ठीक है, ये 1960 की बात है। ये अपने टाइम के मिलेनियल या जेनजी आप इन्हें कह सकते हो। ठीक है, ये अपने टाइम के मिलेनियल या जेनजी हुआ करते थे, तो इनको ये नाम पसंद आया, इन्होंने ये नाम रख दिए क्वार्क्स के। ठीक है, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, ये किस टाइप के क्वार्क से बने? प्रोटॉन बना है उडू से, उडू, और न्यूट्रॉन बना है डड से, DUD, डड, उडू और डड। तो U बोले तो अप, U मतलब अप, ठीक है, D बोले तो डाउन। तो सारे तरीके के क्वार्क अपने काम के नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनका बता देती हूँ। तो अप मतलब +2/3E, फिर से +2/3E, ठीक है, और ये -1/3E, और कुल मिला के कितना? +E। ये प्रोटॉन के ऊपर होता है। डड -1/3E, -1/3E, ठीक है, और +2/3E, तो कुल मिलाकर 0 चार्ज। तो बेटा ये थी अपनी क्वार्क्स की कहानी जो मैंने लास्ट के लिए बचा के रखी थी, और इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक्चुअली जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ये फंडामेंटल चार्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके होने ना होने से अपन को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। उसके ट्रांसफर से चार्ज जो है बॉडी में क्रिएट होता है, बनता है। ठीक है, तो बेटा ये सब कुछ जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। ये बहुत कंसेप्चुअल और फंडामेंटल है। इसके बाद इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं कि एग्जैक्टली चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स लगता है, क्यों लगता है वो फोर्स, तो आप फील्ड के बारे में जानोगे। फिर फील्ड के बिहेवियर, प्रॉपर्टी, फील्ड लाइंस को जानोगे, और कुछ एप्लीकेशंस में जाओगे तो गॉस लॉ के बारे में जानोगे। अब जो आप कहानी चैप्टर 1 में पढ़ोगे ना, देखना बिल्कुल सिमेट्रिक मिलेगा आपको। चैप्टर 1 में जो चीज पढ़ने वाले हो, चैप्टर 2 में जो चीज, 1 और 2 में जो आप चीज पढ़ने वाले हो बेटा, वो आपको चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में, चैप्टर 6 में, चैप्टर 7 में कुछ सिमिलर फॉर्मूले मिलने वाले हैं। 12th में अगर आपने चैप्टर 1 और 2 अच्छे से कर लिया ना, आप देखना आगे के मतलब जिंदगी सुकून और आराम से जाने वाली है। ठीक है, फिर से बता दूं, सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है आज से, अभी से और खुद से। आज से, अभी से और खुद से। कोई दूसरा आके आपको जगा दे नहीं, खुद को जगाओ। दूसरा जब जागो तो रेगुलर जागो, रेगुलरिटी। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, बट रेगुलर प्रैक्टिस विल मेक यू अल्ट्रा परफेक्ट। ठीक है, सो विद दिस थॉट, इस आज के सामान्य ज्ञान के साथ अलविदा। थैंक यू सो मच। ओहो, रेड कलर ज्यादा अच्छा है।
पिंक कलर ज्यादा अच्छा है। तो कीप स्माइलिंग, लर्न विद अ स्माइल बच्चा पार्टी।